वेलकम बैक टू एक स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, हमारी बीए फाइनल ईयर की सीरीज़ चल रही है। उसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन, मींस इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अगर आपके पास में भी बीए फाइनल ईयर में पॉलिटिकल साइंस है तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जिसका नाम है लोक प्रशासन मींस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस वीडियो को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। इसके ओवरऑल सिलेबस पे हमने बात की। पेपर 1 में मैंने आपको 4 वीडियोस प्रोवाइड कराई जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके लिए कवर किया। आज हम बात करेंगे जो पेपर 2 होता है जिसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। देखिए, हमें आखिर पेपर 2 में पढ़ना क्या है, तो हमें पेपर 2 में बेसिकली पढ़ना है भारतीय राजनीतिक चिंतन, मींस जो इंडियन पॉलिटिकल के जो वेरियस वेरियस ऑथर थे, मतलब जो महान विचारक थे उस टाइम पर, उन्होंने अपने क्या क्या विचार रखे राजनीति के बारे में, वो सब हमें पेपर 2 में पढ़ना है। जिसमें हम चारों यूनिट को अच्छे से कवर करेंगे। फर्स्ट यूनिट का जो सिलेबस है वो कहता है, जिसमें हम पढ़ेंगे मनु को, जिन्होंने मनुस्मृति को लिखा था। उसके बाद भीष्म को पढ़ेंगे, कौटिल्य को और शुक्र को। इस तरीके से हमारा यूनिट 1 के जो 4 मेन ऑथर है, मतलब जो राजनीतिक विचारक है, उनको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम यूनिट 2 पे आएंगे। तो मैं आपको यूनिट 1 में लगभग 140 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराऊंगा और इन्हीं 140 क्वेश्चंस में से कोई 25 क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाएंगे। अगर आप ये वीडियो को बड़े ध्यान से देख लेते हैं, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपके लिए पेपर 2 भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए फालतू की बातें नहीं करते हैं, सबसे पहले अपने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं आखिर क्या कहता है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, प्राचीन भारतीय कानून साहित्य ढूंढा जा सकता है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्राचीन भारतीय कानून साहित्य। तो साहित्य को हम कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हैं? धर्मशास्त्र में ढूंढ सकते हैं, धर्मसूत्र में ढूंढ सकते हैं, टिकाऊ एवं नीति संग्रह में ढूंढ सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, हम तीनों जगह ढूंढ सकते हैं। अब आपसे पहला क्वेश्चन ही कुछ अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्राचीन भारतीय कानूनी साहित्य निम्नलिखित में से किस स्वरूप में उपलब्ध है? तो आंसर वही हो जाएगा जो आपने अभी पढ़ के आए हैं, धर्मशास्त्र, कानून साहित्य और टिकाऊ। तो नेक्स्ट है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन कालीन हिंदू साहित्य का प्रकार है? तो वही आंसर हो जाएगा, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, टिकाए। ये तीनों किसका बात कर रहे हैं हम? प्राचीन कालीन हिंदू साहित्य। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है जैसे 1 2 3 आपसे पूछे गए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन कहता है, मनुस्मृति का कौन सा रचनाकाल प्रमाणित माना जाता है? तो मनुस्मृति की बात कर रहे हैं तो कौन सा काल माना जाएगा? ईसा से 1200 ईसा वर्ष पूर्व। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन इसमें कहता है, धर्मशास्त्र का आदि प्रेरणता किसे समझा जाता है, या फिर धर्मशास्त्र का प्रेरणता किसे समझा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मनु को। जब भी हम धर्मशास्त्र के बारे में बात करेंगे तो मनु का नाम पहले आ जाएगा। तो मनु को समझा जाता है किसका? धर्मशास्त्र का प्रेरणता। उसके बाद सिक्स्थ कहता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने अध्याय एवं श्लोक है? तो मनुस्मृति में 12 तो अध्याय हैं। उसके बाद श्लोक की बात करें तो 2694 इसमें श्लोक है। उसके बाद 7 क्वेश्चन है इसमें, मनुस्मृति में न्याय के लिए प्रमाणों को किन भागों में विभक्त किया गया है? तो प्रमाणों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है मानुष प्रमाण, दूसरा है दिव्य प्रमाण। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद 8 नंबर इसमें कहता है, राजधर्म किस विचारक की नीति का मुख्य अंग है? तो भैया मनु का। उसके बाद मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है? तो मनु 4 आश्रम के बारे में बात करते हैं। पहला था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो बाल्यकाल इसका आंसर नहीं होगा, तो डी ऑप्शन आश्रम नहीं है। उसके बाद 10, मनु के अनुसार विंशति कितने ग्रामों का अधिकारी होता था? तो जो विंशति है इसमें, ये 20 गांव का अधिकारी होता था मनु के अनुसार। उसके बाद 11, मनु के लिए व्यथा मुक्ति सिद्धांत संबंधित है? तो कर नीति से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11। 12 कहता है इसमें, मनु के अनुसार न्यायाधीश कौन बन सकता है? तो मनु मनु के जो सारे अधिकारी थे कौन थे? ब्राह्मण थे। तो न्यायाधीश भी कौन बन सकता है? ब्राह्मण। सारे पदे, जो सारे इंपॉर्टेंट पद थे, मतलब जितने भी ऑफिसर थे किसके? मनु के स्टेट में, वो सारे कौन सी कास्ट से आते थे? तो सारे ब्राह्मण थे। उसके बाद 13 इसमें कहता है, मनु द्वारा निम्नलिखित में से किस पर राष्ट्र संबंधों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया?
तो पहला इसमें मंडल सिद्धांत, दूसरा है सारणगुणीय नीति। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद 14 इसमें कहता है यज्ञ को प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता कहा जाता है। तो भैया मनु को ही कहा जाता है, मनु से ही यज्ञ का प्रारंभ हुआ। उसके बाद 15 मनु के अनुसार राज्य की प्रकृति है। तो राज्य की प्रकृतियाँ की अगर हम बात करें तो मनु के अनुसार 7। उसके बाद 16 मनु के अनुसार राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। तो किसको मानते हैं वो? स्वामी को, मतलब राजा को। उसके बाद 17 इसमें कहता है मनुस्मृति के अनुसार राज्य का सबसे प्रमुख दायित्व है। तो किसका है? प्रजा रक्षण का। तो राजा का प्रमुख दायित्व क्या है? प्रजा का रक्षण करना। उसके बाद 18 इसमें कहता है मनु के अनुसार विधायिका या परिषद के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो विधायिका और परिषदों की सदस्यों की संख्या के बारे में अगर हम मनु के अनुसार बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा 10, 10 आंसर हो जाएगा। 19 इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मनु के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। तो मनु ने सप्तांग सिद्धांत दिया था, उसमें दास नहीं आएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मनु के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। तो शांति, डी ऑप्शन। उसके बाद मनु का राज्य नहीं है एक। तो मनु का राज्य पुलिस राज्य नहीं है, बाकी लोक कल्याणकारी राज्य, लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत आपको पता ही है, जिसमें पावर का डिवीजन होता है। उसके बाद 22 मनु के दर्शन में स्वार्थ चिंतक होता है एक। तो स्वार्थ चिंतक कौन होता है? नगर मंत्री। नेक्स्ट है इसमें 23 जो कहता है मनु द्वारा शताध्यक्ष कितने ग्रामों का अधिकारी होता है। तो कितने ग्रामों का होता है? 100। शताध्यक्ष से ही आप याद कर सकते हैं, शताब्दी, शताध्यक्ष 100। उसके बाद 24 मनु ने अपनी दंड व्यवस्था में किस सिद्धांत का समन्वय किया है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, गतिशोधात्मक, सुधारात्मक और निरोधात्मक। तो तीनों आंसर हो जाएगा। 25 इसमें कहता है मनु ने हिंदू धर्म में कितने प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया है। तो 16 संस्कारों का वर्णन किया है। 26 इसमें कहता है मनु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दंड का प्रकार है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो तीनों दंड का प्रकार है, वागदंड, धन दंड और वगदंड। नेक्स्ट इसमें 27 निम्नलिखित में से कौन सा मनु की सारणगुणीय नीति का हिस्सा नहीं है। तो योजना बनाना। तो ये सारणगुणीय नीति का हिस्सा नहीं है। संधि, आसन और यान, तो तीनों इसका हिस्सा है, इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद 28 इसमें कहता है मनु का प्रादेशिक प्रशासन निम्नलिखित में से किस लक्षण द्वारा व्यक्त है। तो उसके लक्षण आपको बताने हैं। पहला इसमें पूर्व प्रशासन, दूसरा है राष्ट्र प्रशासन। तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 29 इसमें कहता है निम्नलिखित में से मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो भैया मनु देवीय सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो देवी सिद्धांत पर हुई है। उसके बाद 30 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मनु के दंड सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। तो देश निकाला मनु के दंड सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, इसको आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें मतलब अगर हिस्ट्री, पॉलिटी आता है तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। 31 इसमें कहता है मनु के अनुसार राज्य का कार्य है तो आंतरिक सुरक्षा करना और मत्स्य न्याय के से जनता की रक्षा करना। तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। 32 इसमें कहता है मनु द्वारा वानप्रस्थ एवं संन्यास का वर्णन मनुस्मृति के किस अध्याय में किया गया है। तो 6ठे अध्याय में। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको याद करने वाले हैं कि वानप्रस्थ एवं संन्यास का वर्णन किस अध्याय में किया गया है। तो 6ठे अध्याय में किया गया है। तो 32 आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद 33 में कहता है मनु के अनुसार शासन का उद्देश्य होना चाहिए। तो धर्म, अर्थ, काम, तो तीनों होना चाहिए, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें अब हम बात करेंगे भीष्म के बारे में। अभी तक हमने मनु के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, 1 से 35 सारे मनु के बारे में बात की गई है। अब इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 जो बात करता है भीष्म के बारे में। अभी तक हमने मनु को पढ़ा,
क्वेश्चन नंबर 1 से 33 तक। उसके बाद 34 में हम बात करेंगे भीष्म के बारे में, जिसका जिक्र कहाँ पर किया गया है, महाभारत में। तो भीष्म का संबंध है तो किससे है, महाभारत से है। उसके बाद भीष्म की माता का नाम है, तो भीष्म की माता का नाम गंगा है। उसके बाद भीष्म के पिता थे, तो भीष्म के जो पिता थे उनका नाम था शांतनु। उसके बाद 37, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना भीष्म द्वारा की गई है। तो महाभारत में युद्ध नीति और शून्य, तो तीनों पुस्तक किसकी नहीं है, भीष्म की नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 38 कहता है महाभारत में शांति पर्व की शुरुआत होती है। तो जो महाभारत में शांति पर्व किससे शुरू होता है, युधिष्ठिर नारद संवाद से। तो युधिष्ठिर नारद संवाद इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। शांति पर्व में त्रिवर्ग का आशय है, तो धर्म अर्थ काम, तो तीनों से है त्रिवर्ग, इसको बोला गया है शांति पर्व में। 40 में कहता है महाभारत को शास्त्रों में किस वेद के नाम से जाना जाता है। तो शास्त्रों को महाभारत में 5वां वेद के नाम से जाना जाता है। 41 इसमें कहता है भीष्म का वास्तविक नाम था, तो देवव्रत। तो देवव्रत भीष्म का वास्तविक नाम था। 41 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ ले जाता है। 42 इसमें कहता है भीष्म के राजनीतिक विचारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो राजा को ब्राह्मण से धन नहीं लेना चाहिए। दूसरा, आपातकाल में राजा को धन बल एवं मित्रों में वृद्धि करनी चाहिए। तो दोनों बातें सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 इसमें कहता है भीष्म ने निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया है। तो भीष्म ने भी देवीय सिद्धांत का ही समर्थन किया है। देवीय सिद्धांत का ही समर्थन किसने किया था, मनु ने। उसके बाद 44, भक्ति ही एक राष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक स्थायित्व का बीज है। किसने कहा, भीष्म का ही ये विचार है, इसको आप याद कर लीजिए। 45 इसमें कहता है महाभारत की रचना किसने की है। तो आपको पता ही होगा, वेद व्यास ने की थी। 46 इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म के राजनीतिक विचारों के संदर्भ में सत्य है। तो पहला कथन कहता है अयोग्य राजा का जनता विरोध कर सकती है। तो पहला कथन एकदम सही है। उसके बाद दूसरा, निरंकुश राजा के विरुद्ध जनता विद्रोह कर सकती है। तो ए और बी दोनों सही कथन है भीष्म के अनुसार। उसके बाद 47 इसमें कहता है शांति पर्व में राजा के कितने प्रकार के मित्रों का उल्लेख किया गया है। तो 4 प्रकार के मित्रों का उल्लेख किया गया है शांति पर्व में। 48 इसमें कहता है भीष्म के अनुसार राज्य का उद्देश्य है, तो अराजकता का अंत, मतलब डिसिप्लिन से। 49 इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महाभारत के शांति पर्व से संबंधित है। तो दंड नीति, राजधर्म, शासन पद्धति। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, तीनों। 50 में कहता है महाभारत में कितने पर्व है। तो 18 पर्व है भैया, कहाँ पर, महाभारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50। उसके बाद 51 इसमें कहता है शांति पर्व महाभारत का कौन सा अध्याय है। तो शांति पर्व 12वां अध्याय है महाभारत का। नेक्स्ट है 52, शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में किस विचार का प्रतिपादन किया गया है। वह मिलता जुलता है तो किससे, देवी सिद्धांत से। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, देवी सिद्धांत से। 53 कहता है शांति पर्व में जिन राजनीतिक व कूटनीतिज्ञ विचारों का उल्लेख मिलता है वह किसके हैं। तो भीष्म के हैं। शांति पर्व से आप याद कर लीजिए जितने भी सारे विचार और जो मतलब सारा जो डेटा मिलता है वो सारा किसका है, भीष्म का है। तो मोस्टली इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 53 का आंसर हो जाएगा भीष्म। 54 इसमें कहता है महाभारत के शांति पर्व में राज्य के कितने अंग तथा तत्व बताए गए हैं। तो शांति पर्व में 7 अंग बताए गए हैं, किसके, राज्य के। 55 इसमें कहता है महाभारत के 12वें पर्व का नाम शांति पर्व है, अभी आपने पढ़ा है। तो 11वें पर्व और 13वें पर्व का नाम बताना है। तो सबसे पहले 11वां पर्व कौन सा है, स्त्री पर्व। और जो इसमें 13वां पर्व है वो कहता है अनुशासन पर्व। तो इस तरीके से आपसे पूछ भी लिया जा सकता है कि 12वां पर्व तो शांति पर्व है और 13वां पर्व अनुशासन होगा और 11वां स्त्री पर्व। उसके बाद 56 इसमें कहता है शांति पर्व में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की वकालत की गई है। तो राजतंत्र की, मतलब जहाँ पर राजा ही सब कुछ मतलब डिसीजन लेता है। 57 इसमें कहता है शांति पर्व में मंत्रिमंडल में कितने भागों को सम्मिलित करने की बात की गई है। तो भैया 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल को कितने भागों में शामिल करने की बात की है, 37। 58 इसमें कहता है
भीष्म के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजा द्वारा किया गया यज्ञ है? तो वाज्य, पुंडरीक और सर्वमेघ। तो तीनों इसका आंसर हो जाएगा। 59 इसमें कहता है महाभारत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग का प्रकार नहीं है? तो जल दुर्ग। महाभारत के अनुसार जल दुर्ग दुर्ग का प्रकार नहीं है। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे अब कौटिल्य के। अभी तक हमने मनु और भीष्म को सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, जिसमें हमने 59 क्वेश्चन मनु और भीष्म से कर लिए हैं। 60 क्वेश्चन इसमें कहता है कौटिल्य के बारे में। इसमें जो 60 क्वेश्चन कहता है कौटिल्य के दर्शन में 400 गांव के समूह को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? द्रोणमुख। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61 इसमें कहता है कौटिल्य प्राचीन भारत के किस कालखंड से संबंधित है? तो भैया मौर्य काल से। उसके बाद कौटिल्य दार्शनिक था, तो भारतीय दार्शनिक था भैया, भारत का ही रहने वाला था कौटिल्य। नेक्स्ट है 63 कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध कृति का नाम है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, अर्थशास्त्र। ए ऑप्शन इसका आंसर है। 64 इसमें कहता है कौटिल्य ने प्रशासन चलाने हेतु कितने तीर्थों का संबंध किया है? तो 18 तीर्थों का संबंध किया है। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 65 अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? अभी आप पढ़ के आए हैं कौटिल्य। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अर्थशास्त्र पूछ लिया जाता है, मतलब कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है अब तो। 66 अर्थशास्त्र की रचना किस विषय से संबंधित है? तो राजनीति शास्त्र है। 67 इसमें कहता है कौटिल्य ने किस शासन व्यवस्था का समर्थन किया है? तो सीमित राजतंत्र का। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 68 कहता है इसमें अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की है। तो गद्य और पद्य में। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, गद्य और पद्य में, दोनों में की है। नेक्स्ट है 69 कौटिल्य की दंड नीति का संबंध है तो शासन कला या राजनीति से? तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 70 कौटिल्य किस राज्य के महामंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। आपने अभी पढ़ाई है, कौटिल्य का संबंध मौर्य काल से है, और जो कौटिल्य थे वो महामंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। आपने कौटिल्य नीति को पढ़ा ही होगा, कई बार सुना भी होगा। 71 निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो द्वार कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। 72 इसमें कहता है कौटिल्य ने सैनिक के लिए कौन से गुण का उल्लेख किया है? तो अनुशासित होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, युद्ध कुशल, मतलब युद्ध करने में भी कुशल होना चाहिए। तो तीनों, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। 73 इसमें कहता है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत आधारित है तो सामयिक सिद्धांत पर। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 74 इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के राज्य का सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो स्वामी दुर्ग जनपद तो हिस्सा है, मरुस्थल इसका हिस्सा नहीं होगा। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कौटिल्य द्वारा बताई विद्या नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षा शिक्षण। 76 कहता है कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का हिस्सा नहीं है? तो दुश्मन। तो दुश्मन राज्य का हिस्सा नहीं है। उसके बाद 77 कौटिल्य के दर्शन में निम्न में से कौन सा एक दुर्ग नहीं है? तो जन दुर्ग। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 78 निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा अपने अर्थशास्त्र में प्रयोग नहीं की? तो सलाह। तो कुछ क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे कौटिल्य के बारे में, कुछ फैक्ट्स है वो आपको याद करने पड़ेंगे। 79 इसमें कहता है कौटिल्य के अनुसार धर्मस्थलीय न्यायालयों का स्वरूप था तो दीवानी था। नेक्स्ट है इसमें 80 दुर्ग राज्य के प्रति है तो रक्षात्मक शक्ति और आक्रामक शक्ति। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 81 इसमें कहता है कौटिल्य द्वारा कितने प्रकार के न्यायालय सुझाए गए हैं? तो 2 प्रकार के। 82 इसमें कहता है कौटिल्य के अनुसार राज्य के सभी कार्य निर्भर है तो अमात्यों पर है। तो अमात्यों पर सारे कार्य निर्भर थे कौटिल्य के अनुसार। 83 इसमें कहता है कौटिल्य के द्वारा किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थन किया गया है? तो राजतंत्र का। ये क्वेश्चन शायद रिपीट है। 84 इसमें कहता है अर्थशास्त्र में सरकार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 34 34 भागों में बांटा गया है अर्थशास्त्र में। 85 क्वेश्चन इसमें कहता है कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति मानते हैं तो सामाजिक समझौता सिद्धांत द्वारा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने मनु को पढ़ा
और उसके बाद हमने पढ़ा भीष्म को। वो राज्य की उत्पत्ति कैसे मानते हैं? देवीय सिद्धांत के द्वारा। लेकिन जो कौटिल्य है वो मानते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कौटिल्य के सिद्धांत में मुख्य कोषाध्यक्ष को कहा गया। तो क्या कहा गया? सन्निधाटा कहा गया। किसको? मुख्य कोषाध्यक्ष को। 87 कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा कानून का स्रोत है? तो धर्मशास्त्र, व्यवहार, न्याय। तो तीनों इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 88 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य द्वारा सुझाए गए दंडों का प्रकार नहीं है? तो भिक्षा मंगवाना उनका दंड, ऐसा कोई दंड नहीं था कौटिल्य के द्वारा। नेक्स्ट है 89 निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य की षाण्गुणीय नीति का हिस्सा नहीं है? तो भ्रमण, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 90 कहता है राजधर्म किस विचारक की नीति का मुख्य अंग है? तो राजधर्म के बारे में बात कौन करते हैं? कौटिल्य। 91 इसमें कहता है कौटिल्य के अनुसार राजा की शक्तियाँ होती है तो सीमित शक्तियाँ होती है राजा की। 92 इसमें कहता है कौटिल्य के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजा का विशेषाधिकार नहीं है? तो निजी संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है 93 कौटिल्य के अनुसार राजा को होना चाहिए तो पिता के समान होना चाहिए। नेक्स्ट है जो कौटिल्य थे उन्होंने राजा को पिता बोला है और जो प्रजा है वो उसके सब संतान बताया गया है। 94 इसमें कहता है कौटिल्य के अनुसार राजकोष में वृद्धि का तरीका है न्यूनतम कर लगाकर एकत्रित करना। नेक्स्ट है 95 प्राचीन भारत के राजशक्तियों में कौटिल्य का स्थान सबसे ऊंचा है क्योंकि शासन कला का विज्ञान और कूटनीतिज्ञ ज्ञान, ये सारे जो गुण थे वो किस में थे? कौटिल्य में थे, इसलिए उनका स्थान सबसे ऊंचा है राजनीति शास्त्रों में। नेक्स्ट है 96 निम्नलिखित में से कौन सा विचारक कल्याणकारी राज्य का समर्थक है? तो कौन बात करता है कल्याणकारी राज्य? मतलब जो सबका साथ सबका विकास करेंगे उनको कल्याणकारी बोलते हैं। तो कौटिल्य बात करते हैं, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 97 कहता है इसमें कौटिल्य के दर्शन में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध का प्रकार नहीं है? तो स्त्री युद्ध, ये तो आप वैसे भी कर देंगे। 98 इसमें कहता है राजनीतिक दर्शन का जुड़ाव है, तो राजनीतिक दर्शन का जुड़ाव भी राजनीति से है। 99 इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के राजमंडल के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो सामंत कौटिल्य के राजमंडल के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। 100 इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य द्वारा सुझाई गई गुप्तचर श्रेणी है? तो वह है ग्रहपातिक, वैदेहक और संतरी। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें 101 कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में वर्णित विद्यायत्री के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं आता है? तो अर्थशास्त्र नहीं आता है। नेक्स्ट है 102 कौटिल्य के मतानुसार अन्वीक्षणी का अर्थ है? तो दर्शन व लोकायत शास्त्र से है। तो 102 इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया है 2019 में भी पूछा गया था 102। उसके बाद 103 कहता है वह पहला भारतीय राजनीतिक विचारक कौन था जिसने धर्म तथा नैतिकता को पृथक किया? तो कौटिल्य ने ही किया। फ्रेंड अगर हम इसमें बात करें तो ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं? मनु और कौटिल्य से इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को तो आप अच्छे से करके जाना। और इस क्वेश्चंस को अगर आप एक दो बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। उसके बाद वन है अर्थशास्त्र में प्रमुख कितने गांवों का समूह है? तो कितने ग्रामों का समूह है? 400। 105 इसमें कहता है कौटिल्य के प्रशासन में समाहर्ता था, तो समाहर्ता कौन था? राजस्व अधिकारी था। 106 कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का केंद्र राज्य है? तो विजिगीसु, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 107 कहता है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत संबंधित है? तो अंतर्राज्यीय संबंध से है। 108 इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौटिल्य की त्रिवर्ग संबंधी धारणा मिलती जुलती है? त्रिवर्ग आप अभी पढ़ के आए हैं, किससे संबंधित है? महाभारत से है। और महाभारत में भी कौन सा 12वां अध्याय क्या था जिसमें बात की गई थी शांति पर्व के बारे में? वो सब आप पढ़ के आए हैं अभी, इस तरीके से आपको याद कर लेना है। तो
क्वेश्चन कहता है इसमें, कौटिल्य की त्रिवर्ग संबंधी धारणा किससे मिलती जुलती है? तो भीष्म के विचार से, जिन्होंने शांति पर, उसे इसको रिलेट कर लेना है आपको। 109 कहता है अरस्तु की समकालीन कहा जाता है, तो अरस्तु को समकालीन किसके कहा जाता है? कौटिल्य के। 1010 इसमें कहता है 110 निम्नलिखित विचारकों में से किसे साम्राज्यवाद का समर्थक बताया जा सकता है? तो साम्राज्यवाद के बारे में कौन बात करते हैं? कौटिल्य। 111 इसमें कहता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, 15 अधिकरण है। और जो मनु के मनुस्मृति में कितने अध्याय थे? 12 अध्याय। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद 112 कौटिल्य के अनुसार षाण्गुणीय नीति के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो षाण्गुणीय नीति के 6 लक्षण बताए गए हैं। 113 इसमें कहता है कौटिल्य के राजमंडल सिद्धांत में कितने राज्य हैं? तो कितने हैं? 12 राज्य हैं। 114 इसमें कहता है निम्नलिखित ने कौटिल्य ने राज्य की सुरक्षा के लिए कूटनीति के कितने साधनों का उल्लेख किया है? तो कौटिल्य ने चार प्रकार की कूटनीति के बारे में बात की है, जो आपको पता ही होगा, साम दाम दंड भेद, ये इनकी कूटनीति थी। तो इसको आपको ऐसे याद कर लेना है। उसके बाद 115 राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में कौटिल्य की धारणा को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो लोक कल्याणकारी राज्य। अभी आप पढ़ के ही आ रहे हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य में सबका साथ सबका विकास होता है, ऐसे आपको याद कर लेना है। 116 इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य द्वारा बताए गए दुर्गों का प्रकार नहीं है? मतलब दुर्ग का प्रकार बताना है। तो औदिक दुर्ग, पर्वत दुर्ग और धानवन दुर्ग, तो तीनों इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 अभी तक हमने भीष्म को पढ़ा, उसके बाद उससे पहले हमने मनु को पढ़ा था, उसके बाद कौटिल्य को। अब हम पढ़ेंगे शुक्र को। इस तरीके से हमारे जो राजनीतिक विचारक है वो सारे चारों कंप्लीट हो जाएंगे और यूनिट 1 का जो सिलेबस है वो भी अच्छे से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब शुक्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। 117 कहता है इसमें शुक्र के अनुसार आशापाल कितने गांव से कर वसूल करता था? जो आशापाल होता था वो 10,000 गांव से कर वसूल करता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। 118 शुक्र का ही दूसरा नाम है? तो भार्गव। भार्गव भी शुक्र का दूसरा नाम है। 119 इसमें कहता है शुक्र नीति में कौन सी विधा नहीं है? तो संविधान। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 120 शुक्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी संबंध संचालक का साधन नहीं है? तो किसान बल। 121 इसमें कहता है प्रत्येक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह कथन किसका है? तो कर्तव्य के बारे में बात कौन करते हैं? शुक्र बात करते हैं। शुक्र ने किस पर अधिक बल दिया गया? तो कर्म बल पर बल दिया गया है शुक्र ने। 123 इसमें कहता है शुक्र के अनुसार मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए? तो 8 होनी चाहिए। 124 इसमें कहता है शुक्र द्वारा राज्य के दैनिक क्रियाकलापों के संदर्भ में कितने मुहूर्त बताए गए हैं? तो 30 मुहूर्त बताए गए हैं। फ्रेंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना और उस मतलब आंसर्स राइट बताकर मुझे भी ठीक कर देना, और जो आपके अदर फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं उनको भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करना ताकि उनको भी इस वीडियो का कुछ बेनिफिट मिल पाए। उसके बाद 125 इसमें कहता है शुक्र के अनुसार दंड नीति में सम्मिलित नहीं होता? तो कौन नहीं होता? इच्छाओं का दमन। नेक्स्ट है 126 आन्वीक्षिकी से शुक्र का आशय है? तो जो आन्वीक्षिकी है शुक्र, इससे मतलब अर्थ बताना है। आशय का मतलब होता है अर्थ। तो विधि शास्त्र, वेदांत, शिक्षा, तो तीनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 127 शुक्र नीति में कितने अध्याय हैं? तो 4 अध्याय हैं शुक्र नीति में। 128 कहता है शुक्र नीति में किन विधाओं की उल्लेख किया गया है? तो किन विधाओं का उल्लेख है? आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता, तो तीनों के बारे में बात की है शुक्र नीति में। उसके बाद शुक्र नीति में राज्य को माना है? तो साम्यवी। नेक्स्ट है इसमें 130 शुक्र नीति के अनुसार राज्य के सप्तांगों में सर्वोपरि है? तो शुक्र नीति के जो सिद्धांत है वो सप्तांग सिद्धांत है और उनमें जो सर्वोपरि है, सर्वोपरि मतलब सबसे ऊंचा स्थान किसका है? राजा का है।
131 इसमें कहता है शुक्र नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे है? भार्गव से। अभी आप पढ़ के ही आए हैं। 32 इसमें कहता है शुक्र और प्राचीन साहित्य के अनुसार वैदेशिक संबंधों के संचालन का साधन क्या है? तो दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और सैन्य बल। तो तीनों इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 133 इसमें कहता है शुक्र के अनुसार त्रयी में किस बातों का समावेश होता है? तो त्रयी में अगर हम बात करें तो धर्म, अधर्म के बारे में, कामना और कोश। तो तीनों के बारे में बात की है त्रयी में। 134 कहता है राज्य का महत्वपूर्ण आधार है तो सेना, बुद्धिमान राजा। तो तीनों हो जाएगा। 135 इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत में साणगुणीय नीति मतलब विदेश नीति में यान से तात्पर्य था। तो किससे था? यान से आक्रमण। तो जो साणगुणीय नीति थी जिसको विदेश नीति बोला जाता है, यान का जो तात्पर्य है वो किससे है? आक्रमण से। 136 इसमें कहता है भारतीय चिंतन में जीवन के कितने पुरुषार्थ बताए गए हैं? तो पुरुषार्थ 4 है, पता ही होगा आपको। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ कहलाते हैं। 137 राजा उसके कर्तव्य एवं महत्व का वर्णन शुक्र नीति के किस अध्याय में किया गया है? तो प्रथम और द्वितीय में। 138 इसमें कहता है शुक्र नीति में कितने श्लोक है? तो 2000 श्लोक है शुक्र नीति में। नीति सार के रचयिता कौन है? तो शुक्र है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 140 वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था संबंधित है। तो भारतीय समाज की व्यवस्था से है। 141 इसमें कहता है शुक्र के राजा को प्रशासन में निम्नलिखित में से किसको सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है? तो पुरोहित को। तो शुक्र ने राजा को प्रशासन में निम्नलिखित में से सर्वोच्च अधिकार किसको प्राप्त किया गया है? पुरोहितों को। 142 इसमें कहता है शुक्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विधाओं का अंग नहीं है? तो पुरस्कार। नेक्स्ट है इसमें 143 एंड लास्ट क्वेश्चन शुक्र नीति के अनुसार राष्ट्र के कितने अंग बताए गए हैं? तो शुक्र से 7 आप याद कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरीके से फ्रेंड हमने यूनिट 1 की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। अगर आप ये वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देख लेते हैं एग्ज़ाम से पहले आपको सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे और आप मतलब मान सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस यहीं से ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कंफर्म करना हो तो एक बार प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा 2018, 19, 20 का जब का भी आपको देखना हो तो सारे क्वेश्चंस यहीं से ही पूछे जाते हैं। ये फ्रेंड क्वेश्चंस का बेस है। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप 50 में से 45 मतलब 90% मार्क्स आसानी से लेके आ सकते हैं। तो फ्रेंड यूनिट 1 इस तरीके से कंप्लीट होती है। तो अब बात करेंगे हम यूनिट 2 को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी यूनिट 2 का वीडियो आए आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।